हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक गांधी जी की एक विचारधारा है, बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल बात है। लिखा है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। ये बात किसने बोली थी? महात्मा गांधी जी ने बोली थी। उनका ऐसा मानना था कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, है ना, और अन्याय के विरुद्ध अगर आप लड़ते हो तो उस उत्पीड़क से, यानी कि जो आपको कष्ट दे रहा है, तो उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। उससे लड़ने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अंततः जीत आपकी ही होगी। ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वर्ड्स को समझेंगे। एक है आप लोगों का नेशनलिज्म और दूसरा है नेशन स्टेट। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन नेशन, यानी कि कंट्री। तो यानी कि जब अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा की भावना होती है या गर्व की भावना होती है तो इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लोग कितनी खुशी खुशी यहाँ पे इंडिया का जो झंडा है वो लेके चल रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी इमेज आप देख सकते हो। आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, किस तरीके से वहां पे जो प्रशंसक होते हैं, ऑडियंस होती है, तो अपने चेहरे पे वो मैप बना लेती है, इंडिया का नक्शा बना लेती है ना, फ्लैग बना लेती है। तो इस तरीके से ये जो फीलिंग होती है ना, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं, अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा। फिर बात अगर हम करें नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र राज्य जहां पर लोग जो होते हैं ना वो आपस में अपनी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। अब वो कॉमन आइडेंटिटी क्या होती है? हर लोगों की एक कॉमन हिस्ट्री होती है ना, कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये सारी बातें होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आप देखोगे इंडिया का एक अपना अलग इतिहास है। तो आप किसी भी राज्य में चले जाओ इंडिया के, तो सबको पता होगा कि इंडिया कैसे 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, है ना, कैसे अंग्रेजों से फाइट करी। तो सबकी एक कॉमन हिस्ट्री है। साथ ही साथ कल्चर भी देखने को मिलेगा, लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी, ट्रेडिशन, ये सब देखने को मिलेगा। इसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं। ऐसे ही आप बताओ अमेरिका में अलग है, अमेरिका का झंडा अलग है ना, वहां पे भी नेशनल एंथम भी अलग होगा। वहां पे भी रहने वाले जो लोग हैं अमेरिका के, उन वो भी अपनी एक हिस्ट्री को शेयर करते होंगे एक दूसरे से, है ना। तो यानी कि सब कंट्री की अलग अलग कोई ना कोई कहानी होती है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, और साथ ही साथ आप देखोगे ट्रेडिशन भी होता है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ होती है ना तो वो बनता है आपका क्या? एक नेशन स्टेट, है ना, जिसे हम नेशन स्टेट हिंदी में राष्ट्र राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे कि फ्रांस है, अब फ्रांस में आप देखोगे वहां पे फ्रेंच बोली जाती है, वहां का नेशनल एंथम अलग है ना, और साथ ही साथ वहां का झंडा भी अलग है। तो ये सारी चीजें आप देखो फ्रांस में। ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रांस का कोई अलग शहर है, वहां पे कोई अलग झंडा लेके लोग घूम रहे हैं और पूरे फ्रांस में अलग झंडा चल रहा है, कुछ लोग अलग झंडा लेके घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, सबका कॉमन फ्लैग होगा, कॉमन नेशनल एंथम होगा, कॉमन लैंग्वेज होगी। तो जब ये सारी चीजें होती है जहां पे लोग आपस में ये कॉमननेस शेयर करते हैं, तब जाके वो जो स्टेट होता है उसको हम नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज से कई साल पहले ना कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे, तो ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। और वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहां से हमें ये सीखने को मिला था कि कैसे कंट्रीज बनती चली गई, कैसे राजा महाराजाओं का शासन खत्म होता चला गया और धीरे धीरे नेशन स्टेट बनते चले गए। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें जो कि आप लोगों का नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी मैं आप लोगों को इसकी बता देता हूं। देखो, इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के आने से पहले क्या था? इफ वी टॉक बिफोर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के आने से पहले अगर हम बात करें तो इंडिया एक पावरफुल और एक डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानी जाती थी। इसकी एक अलग पहचान थी। इवन इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड, इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। यह कब की बात हो रही है? अंग्रेजों के आने से पहले की बात हो रही है। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ वेल्थ इन इंडिया, तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा धन हुआ करता था, पैसा हुआ करता था। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया। एवरीवन यूज्ड टू ड्रीम ऑफ रूलिंग इन इंडिया, हर कंट्री ना सपना देखती थी कि वो इंडिया में राज करे, इंडिया में अपना शासन चलाए। हर कंट्री की एक ये इच्छा होती थी।
है ना। इस उस टाइम पे आप देखोगे इंडिया में भी राजा महाराजाओं का शासन ही चलता था। आगे, इंडिया वॉज द वर्ल्ड लीडर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड आइटम, कॉटन, जेम्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट के मामले में जाना जाता था। इसकी एक अलग पहचान थी, फूड आइटम्स में ले लो, कॉटन में ले लो, है ना, पूरे दुनिया भर में वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। बट इन अर्ली 17th सेंचुरी, ये लेकिन हुआ क्या कि 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया टू डू ट्रेड। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आ गई बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। एट द टाइम द ब्रिटिशर्स हैड टेकन परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर जहांगीर, सेइंग दैट वी ओनली हैड टू डू बिजनेस विद योर कंट्री। तो उस टाइम पे जो इंडिया के जो शासक थे ना, है ना, तो वो थे जहांगीर। तो जहांगीर के हाथ में सत्ता थी। तो अंग्रेजों ने ये कहा जहांगीर से कि भाई हमें ना आपके देश में ना सिर्फ व्यापार करना है और कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन जहांगीर को तो उनकी सोच के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट समथिंग एल्स वाज गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश हु कुड नॉट अंडरस्टैंड जहांगीर। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था जो कि जहांगीर नहीं समझ पाए। देयर वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी हुआ करती थी। ग्रेजुअली द आर्मी डिफीटेड द किंग्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टार्टेड ऑक्युपाइंग देम देयर। तो हुआ क्या उस टाइम पे, आप देखोगे उस टाइम पे क्या होता था कि इनकी ना एक आर्मी भी हुआ करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उन आर्मी ने इंडिया के धीरे धीरे जो एरिया थे ना उन पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, वहां के राजाओं को हरा के, यानी कि वहां के राजाओं को हरा के धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। देन द ब्रिटिश स्टार्टेड देयर रूल इन इंडिया एंड दिस वे द ब्रिटिश एनस्लेव्ड इंडिया। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो गुलाम बन गई, किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो ये आप लोगों ने एक बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो ये जो आपका टॉपिक्स है, टॉपिक अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर की, तो टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा जो कि आज खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये आप सब देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो बैकग्राउंड स्टोरी कोई बताता नहीं है, बट मैंने आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों को पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आए। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of the nation states. तो आपने देखा कि जो आपका चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पे नेशन स्टेट्स बनते चले गए। इससे अपने बारे में, यानी कि इट आल्सो मीट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो इससे लोगों को अपने बारे में ना समझ आनी शुरू हुई, उन्हें ये महसूस होने लगा कि वो कौन है, इनकी पहचान क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है ना। ये भावना उनके अंदर आने लग गई, यूरोप के अंदर, लोगों के अंदर, यूरोप में जो लोग थे ना उनके अंदर ये फीलिंग आने लग गई। फिर क्या हुआ, नए सिंबल्स वहां पे बन गए, नए आइकन्स वहां पे आ गए, न्यू सॉन्ग्स वहां पे तैयार किए गए, नए आइडियाज वहां पे लिए गए, है ना। ये सारी चीजें वहां पे यूरोप के अंदर धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई और बाउंड्रीज भी रीडिफाइन हो गई, यानी कि फ्रांस का एरिया कहां तक रहेगा, जर्मनी का कहां तक रहेगा, तो रीडिफाइन दी बाउंड्रीज, ठीक है। आगे क्या होता है, इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, यानी कि काफी टाइम लग गया। ये जो अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा वाली जो फीलिंग है ना, नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, तो बहुत सारी कंट्रीज में ना ये चीज आते आते कि हाँ हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ है, तो ये चीज आते आते ना काफी टाइम लग गया लोगों के मन में। तो हुआ क्या, आइए देखें कि हमारे देश में ये चेतना किस तरीके से पैदा हुई, यानी कि कैसे फीलिंग डेवलप हुई। तो यहां पे आप देखोगे इन इंडिया as in Vietnam and many other countries, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. तो आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि उनमें से एक इंडिया भी था, वियतनाम भी था और अदर कंट्रीज भी थी, वो क्या थे, सब वो गुलाम थे, है ना। किसी ना किसी के वो क्या थे, गुलाम थे, जनरली अंग्रेजों के गुलाम थे ये सब, है ना, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो उस टाइम पे सबने ना काफी स्ट्रगल किया, किस चीज को लेकर स्ट्रगल किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब मैं आपको समझा देता हूं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है। देखो जब कोई पावरफुल कंट्री, सपोज करो यहाँ पे ब्रिटेन है, किसी कमजोर कंट्री पे, यानी कि मान लो इंडिया पे, उस टाइम की बात बता रहा हूं जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री को अपने कब्जे में ले लेती है या गुलाम बना लेती है, तो
इस कंट्री के लिए ये वाली जो कंट्री होगी वो एक कॉलोनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कॉलोनी। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया जो थी वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। ब्रिटेन की क्या थी? वो एक कॉलोनी थी। कॉलोनी तब बनती है जब कोई कंट्री गुलाम हो जाती है ना? तो ऐसे में हम कह सकते हैं इंडिया एक गुलाम थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, इसलिए हम इसको कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी या नहीं थी, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, तो अब हुआ क्या? अब इंडिया में रहने वाले जो लोग थे ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि भैया जबरदस्ती यहाँ पे अंग्रेज घुसे आए, तो हम लोगों को मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो ये कॉलोनी बन चुकी थी, है ना? तो यानी कि यहाँ पे अब मूवमेंट की आवश्यकता हो गई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कौन से? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल मूवमेंट हो गया ब्रिटिशर से, है ना? कॉलोनियल मूवमेंट किसका हो गया? ब्रिटेन का हो गया इंडिया के अंदर। अब जब इसी का उल्टा करेंगे, अब जब इंडिया इनको बाहर भगाएगा, वापस इनकी कंट्री में भगाएगा, तो इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज जो गुलाम थी, है ना, वियतनाम वगैरह ये सब, तो इन्होंने भी ये स्ट्रगल शुरू किया था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किया था। People began discovering that unity in the process of their struggle with the colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tied many different groups together. देखो, उत्पीड़क यानी कि उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचानने लगे थे। यानी कि लोगों के अंदर ना, देखो जब सबका कॉमन शत्रु हो जाता है ना, कॉमन दुश्मन एक हो जाता है, तो लोग आपस में ना एक भाईचारे वाली फीलिंग आ जाती है। लोग आपस में एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि यार हम सबका एक ही दुश्मन है, तो क्यों ना आपस में मिल जाए। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हुई थी और उत्पीड़क और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध दिया। तो सारे जो ग्रुप्स थे ना, वो एक दूसरे से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि सभी यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाया जाए, वापस उनकी कंट्री में, है ना, इंडिया से मतलब हटाया जाए, इन लोगों को भगाया जाए। तो सबका यही एक तरीके से गोल था। तो सभी आपस में जुड़ते चले गए, जितने भी इंडिया के अंदर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे वो सारे इकट्ठा हो गए। तो बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन सब ने ना इस चीज को, कॉलोनिज्म के इफेक्ट को ना अलग अलग तरीके से लिया। उनका एक्सपीरियंस अलग था, है ना, एक दूसरे से अलग था। एंड देयर नोशन मतलब गोल ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो सबका इरादा अलग था, सबकी आजादी का मतलब अलग था। ध्यान रखना, यहाँ पे सबकी आजादी का जो है ना मतलब वो अलग अलग था। तो हर कोई वैसे चाहता तो आजाद होना था, लेकिन मीनिंग आजादी का जो था ना सबके लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट था। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अंडर रह के क्या किया कि जितने भी सारे ये ग्रुप्स थे ना अलग अलग, जिनकी सोच अलग थी, जिनके लिए आजादी का मतलब अलग था, है ना, जो अलग तरीके से देख रहे थे सारी चीजों को, तो गांधी जी ने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया और एक सिंगल मूवमेंट में लेके आ गए। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो एकता थी, यानी कि जो सबको एक साथ लेकर आए गांधी जी, तो ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए पूरा एक चैप्टर ही बन गया आपका ये, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। काफी ज्यादा मतभेद हुए, लड़ाइयां हुई, फाइट्स हुई, तो यही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे आप देखोगे इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी तक आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। इन दिस चैप्टर, यानी कि पूरा पीछे की बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर 7th 8th क्लास में। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम, हम यहाँ पे 1920 से आगे की बातें करेंगे, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम कहां से कहां तक की बातें करेंगे? 1920 से आगे की। एंड द स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। We will explore how the Congress ought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास की, कोशिश की कांग्रेस ने, और इस आंदोलन में यानी कि मूवमेंट्स में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, है ना, और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दी, यानी कि एक इमेजिनेशन को एक नई उड़ान मिल गई। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो विमल एजुकेशन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नोट्स वगैरह के लिए आप लोग यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।